हेलो बच्चों, आज क्लास 11 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो डायमेंशनल एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं उसका सेकंड पार्ट आज हम आपको बताएंगे। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, चैनल पे वीडियो है, उसको जरूर देखें। और क्लास 11 की पढ़ाई में 10 से जमीन आसमान का अंतर है, तो वेलकम टू क्लास 11। स्टार्ट करते हैं आज डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड पार्ट। तो बच्चों, आज हमें सीखना है कि डायमेंशन का या डायमेंशनल एनालिसिस का फिजिक्स में हम किस तरह से यूज करते हैं, मतलब इसका एप्लीकेशन क्या है ना। एप्लीकेशन मतलब यूज, कैसे इसको यूज करते हैं। तो बच्चों, इसको हम यूज करते हैं चेक करने के लिए, वेदर चेक करने के लिए टू सी इफ एन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। कोई इक्वेशन सही है या गलत है, कोई फिजिक्स का फॉर्मूला सही है या गलत है, इसको चेक करने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प लेते हैं। तो थोड़ा बहुत डायमेंशन अगर याद हो तो मास के लिए यूज करते हैं हम m, लेंथ के लिए यूज करते हैं हम l, और टाइम के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल E, बाकी करंट वगैरह के लिए A यूज करते हैं और टेम्परेचर के लिए थीटा यूज करते हैं। बच्चों, अगर कोई फॉर्मूला सही होगा, तो अगर कोई इक्वेशन या कोई फिजिक्स का फॉर्मूला, अगर वो फॉर्मूला सही हुआ, इफ द फॉर्मूला इज करेक्ट, तो उसके दोनों साइड का डायमेंशन सेम होगा, यानी डायमेंशंस on LHS should be equal to the dimensions on RHS। इस फैक्टर को हम यूज करेंगे। आइए जल्दी से सवालों पे आते हैं, क्योंकि सवालों से ही फिजिक्स समझ में आती है। बाकी थ्योरी तो यार किताबों में भी लिखी है, उससे कहाँ तो समझ में आता है। तो यार मैं बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ। चल, अपने पास एक फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सबने सुन रखा है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। s हमारा डिस्प्लेसमेंट है, v हमारा वेलोसिटी है और t हमारा टाइम है। तो हमसे कहा कि चेक करिए कि क्या ये इक्वेशन सही है। तो आप LHS का डायमेंशन निकालें। LHS पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, l। आइए RHS का डायमेंशन निकालें। RHS में हमारे पास दो टर्म है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो बच्चों, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब L बाई T, लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टाइम का डायमेंशन T, T से T कैंसिल, L। तो देखो LHS में भी L आया और RHS में भी L आया, मतलब इक्वेशन करेक्ट है। तो यार बढ़िया एग्जांपल लेते हैं। तुम बोलो मेरे तो सर मुझको पता था, इससे तो मैंने कुछ नहीं सीखा। तो लो यार, इससे सीखो। कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं कहीं से। चलो ये ले लिया, P इज इक्वल्स टू 4T अपॉन R। अब आपको चेक करना है कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि रॉन्ग है। P बता रखा है प्रेशर है बच्चों, T बता रखा है सरफेस टेंशन है, और R बता रखा है रेडियस है। ठीक है, कहाँ का फॉर्मूला है पता नहीं, बस चेक करना है। तो आओ लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास प्रेशर है। प्रेशर बच्चों होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब पिछले लेक्चर में मैंने आपको फोर्स का डायमेंशन याद कराया था। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mLT-2। इसको याद कर लो, बहुत यूज होगा, नहीं किया तो आप कर लो। फोर्स का डायमेंशन mLT-2। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी दो बार लेंथ ही है तो L इनटू L लिख सकते हैं। भाई लेंथ और ब्रेथ क्या होते हैं, लेंथ में ही तो होते हैं। अब देखो क्या बन जाएगा, m L की पावर 1 और ये 2, तो ऊपर गया -1 T की पावर -2। तो LHS का ये डायमेंशन निकल आया। आओ RHS का डायमेंशन निकालें, राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में मेरे पास 4T अपॉन R है। तो 4 तो नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता भाई। 4 के आगे ना केजी लिखा है ना मीटर लिखा है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं। T का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। अब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये सब हम आपको बताते जाएंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो 4 को तो हटाओ, सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, और रेडियस को रेडियस लिख लो। चलो, अब फोर्स का डायमेंशन mLT-2, नीचे लेंथ L, रेडियस किस में मेजर होता है,
रेडियस क्या है, डिस्टेंस ही तो है, लेंथ ही तो है, तो ये भी l। तो m l की पावर 1 और 2, तो l की पावर -1 t की पावर -2 मिला लो। देखो दोनों तरफ का डायमेंशन क्या है, सेम है, मतलब कि ये इक्वेशन क्या है, एग्जैक्टली करेक्ट। तो बच्चों ऐसे चेक करना होता है कि कोई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। आइए एक और आपको क्वेश्चन करा देता हूं, बढ़िया सा करा दिया जाए आपको। चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन करा देते हैं, चेक करिए। if the equation given energy is equals to mc square correct or not। चेक करना है कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, आइए देखें। E stands for energy, M stands for mass and C stands for speed of light। ठीक है, हमें चेक करना है ये सही है कि नहीं। तो देखो LHS का डायमेंशन देखते हैं, LHS पे E है। एनर्जी मतलब क्या बच्चों, एनर्जी मतलब तो वर्क ही होता है, जो वर्क करते हैं वही एनर्जी बनती है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन आपको याद करा रखा है मैंने, mlt-2। और डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, तो l ले लिया, तो बन जाएगा ml² t की पावर -2। अब चलते हैं RHS पे। RHS में मेरे पास m है और c स्क्वायर। m मतलब मास, मास के लिए m। अब c स्पीड ऑफ लाइट है बच्चों। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, टाइम मतलब t का होल स्क्वायर, तो बन जाएगा ml² और ये ऊपर आ जाएगा t की पावर -2। तो देख लीजिए दोनों तरफ के डायमेंशन सेम है। तो आप बोलोगे बड़ा हलवा टॉपिक है यार, इसमें तो कुछ मजा ही नहीं आ रहा। तो मजा दिलाते हैं आपको अगले क्वेश्चन में। तो बच्चों अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, है ना, एक बढ़िया लेवल का सवाल ले लेता हूं मैं, ठीक है। चेक इफ गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट, if incorrect then write the correct formula। ठीक है, तो चेक करना है कि करेक्ट है कि नहीं, और इनकरेक्ट है तो उसको सुधारना है, उसको सही बनाना है। चलो हम आपको इक्वेशन दे दें। तो इक्वेशन है H is equals to R-ρg upon 2t। हमको ये इन्होंने इक्वेशन दे दिया, या चलो 2t cos थीटा, चलो ऐसा इन्होंने दे दिया, ठीक है। तो हमसे बोला कि ये करेक्ट है कि नहीं, और अगर ये करेक्ट है तो सही करो। साइड में आपको बता दें, h हमारा है हाइट, r रेडियस, रो डेंसिटी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, p सरफेस टेंशन, बाकी थीटा एक एंगल है, 2 दो नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड में h है हाइट, हाइट तो लेंथ होती है, तो डायमेंशन LHS का हो गया l, खत्म। अब राइट हैंड साइड में आते हैं। तो राइट हैंड साइड में मेरे पास R-ρg अपॉन 2t cos थीटा। r रेडियस है बच्चों, रेडियस मतलब लेंथ, रेडियस लेंथ में मेजर होता है। डेंसिटी क्या होता है बच्चों, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास के लिए m यूज किया, और वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, मतलब 3 बार मीटर मीटर मीटर, मतलब लेंथ का टर्म, तो मैंने l³ लिख दिया। फिर आया g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी की जगह मैं लिख लूं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम, ऐसे लिख सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, टाइम एक बार, टाइम 2 बार। देखो यार कंफ्यूज नहीं हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट याद है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखा होगा ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखा है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर मतलब लेंथ, सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर। देखो लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, है ना, यूनिट याद है तो भी काम बन सकता है। डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन, अभी अभी बताया था सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ,
तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों, mlt-2। सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और फोर्स का डायमेंशन याद करने को बोला है, mlt-2 डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ मतलब l। अब 2 का कोई डायमेंशन नहीं होता, और अगर पिछला वीडियो अच्छे से देखा है तो cos थीटा का भी कोई डायमेंशन नहीं होता। एंगल्स आर डायमेंशनलेस। cos 45 की वैल्यू देखो क्या आएगी, 1/√2 है ना। cos 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2। उसमें कोई यूनिट नहीं जुड़ती है ना, तो उसका कोई डायमेंशन नहीं, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं, इसका भी। आओ चेक करें अब क्या हो रहा है। तो ये l हो गया l² l³। तो पहले m से m मार देते हैं, चलो एक l से l मार देते हैं, चलो। अब देखते हैं क्या बचा, ऊपर बचा l डिवाइडेड बाय l³ t², और ये ऊपर जाके उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दें, l/t⁻²। तो l² अपॉन l³, और t⁻2 t⁻², 2 - 2 मतलब t⁻0, ऊपर l² नीचे l³ मतलब एक l बचेगा, और t⁻2 - 2 मतलब t⁻0 मतलब 1, क्या बचा 1/l। तो RHS का डायमेंशन आ रहा है 1/l, और LHS का डायमेंशन आ रहा है l। तो मतलब कि ये फॉर्मूला गलत। कैसे किया समझ में आया, r रेडियस, रो डेंसिटी, डेंसिटी के लिए मास अपॉन वॉल्यूम, m अपॉन वॉल्यूम मीटर क्यूब मतलब लेंथ का क्यूब, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, नीचे सरफेस टेंशन तो फोर्स अपॉन लेंथ, और फोर्स का डायमेंशन काट पीट के देखा 1/l बचा। यहाँ l आ रहा है, यहाँ 1/l मतलब कि ये करेक्ट तो नहीं है। क्वेश्चन आगे बढ़ा, इफ एंड करेक्ट देन राइट द करेक्ट फॉर्मूला। अब क्या किया जाए, अच्छा दिमाग लगाओ, अगर मैं इसको पूरा पलट दूं, पूरा इसको पलट दूं तो डायमेंशन इधर का भी l आ जाएगा। अगर मैं इस इक्वेशन को पूरा पलट दूं, ऐसे लिख दूं 2t cos थीटा अपॉन r रो g, तो अब डायमेंशन इधर का भी l और इधर का भी l, लीजिए करेक्ट हो गया, 4 में से एक ऑप्शन ये दिया होगा। तो इस तरह से थोड़ा बहुत आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डायमेंशन दोनों तरफ का सेम आना चाहिए, जस्ट उल्टा आए तो उठा के पलट दो। तो बच्चों ये डायमेंशन का सबसे पहला यूज था टू चेक इफ द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। अब बच्चों डायमेंशन का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट यूज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज, वो है टू write a formula just by knowing the factors on which a given quantity depends। कमाल की बात होगी। अब जैसे एग्जाम में हम बैठे हैं, किसी चीज का फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ता, फॉर्मूला नहीं याद, क्वेश्चन कैसे करें। डायमेंशन से किसी भी चीज का फॉर्मूला घर बैठे बना लो। भाई साहब तुमको कोई चैप्टर नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, डायमेंशन का यूज करके फॉर्मूला 1 मिनट में तुरंत आ जाएगा सामने, खटाक से तैयार। कैसे, आओ देखते हैं। कोई छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, पर फैक्टर्स पता होना चाहिए जिसमें वो डिपेंड कर रहा हो। फैक्टर्स नहीं पता तो काम नहीं। चलो देखते हैं, पूरा तरीका से ना सिखाते हैं एक एग्जांपल के साथ। मान लेते हैं हमको फोर्स का फॉर्मूला नहीं पता, ठीक है। लेट फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। कैसे डिपेंड कर रही हमको नहीं पता, हमको फॉर्मूला पता है। तो आप एक काम लिखो, फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास, फोर्स डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन। अब यार डिपेंड का मतलब ये थोड़ी ना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इसका तो मतलब ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका भी मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमें नहीं पता, आपको पता है F इक्वल्स टू ma, हमें नहीं पता। तो हमने कहा मान लेते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास की पावर x, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर y। क्या पता इनवर्सली प्रोपोर्शनल, x की वैल्यू -1 आ जाएगी, -1 आ जाएगी तो 1/n हो जाएगा। हो सकता हो y की वैल्यू -1 आ जाए तो 1/a हो जाए। अब ऐसा करने के बाद दोनों को मिलाओ और लिखो F इज इक्वल्स टू k m की पावर x a की पावर y। कर सकते हैं कि नहीं?
बाय प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आएगा। कुछ नहीं, इसके बाद डायमेंशन रखो, काम खत्म। और डायमेंशन रख दे। फोर्स का डायमेंशन सबको पता ही है, याद करा के बैठा हूं मैं, mLT-2। मास का डायमेंशन सबको पता है, क्या रखते हैं, m। एक्सेलरेशन का डायमेंशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब टाइम इनटू टाइम, मतलब L अपॉन t स्क्वायर। उठा के सारे डायमेंशन यहाँ रखो और याद रखना k डायमेंशनलेस है। k हमने खुद से लगाया है, k का डायमेंशन कुछ नहीं है, तो k की टेंशन लेना छोड़ दो। फोर्स का डायमेंशन रखो mLT-2। k का कोई डायमेंशन नहीं, m मास का डायमेंशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन L अपॉन t का स्क्वायर, इसकी पावर x, इसकी पावर y। आइए सॉल्व करते हैं। तो m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, यहाँ m की पावर x, l की पावर y और t की पावर 2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, t की पावर -2 और y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। m की पावर x, l की पावर y, t की पावर 2 ऊपर गया, t की पावर -2y। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो मेरे पास इक्वेशन है m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, m की पावर x, l की पावर y, t की पावर -2। अब अगर ये इक्वेशन करेक्ट होगी तो ईच टर्म की पावर सेम होगी। देखो यहाँ बेस m है, यहाँ बेस m है, m की पावर 1 है, यहाँ m की पावर x है, मतलब x किसके इक्वल होगा, 1। यहाँ बेस l है, यहाँ बेस l है, l की पावर 1 है, l की पावर y है, तो y किसके इक्वल होगा, 1 के। जब बेस t है, यहाँ भी बेस t है, t की पावर -2, t की पावर -2y, मतलब -2 इज इक्वल्स टू -2y, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 कैंसिल, मतलब y की वैल्यू 1, जो कि वहां से। तो हमें पता चल गया कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, उठा के यहाँ पे पुट कर दोगे तो आएगा k m की पावर 1, a की पावर 1, x की वैल्यू 1। तो फोर्स का वैल्यू आया, या फोर्स का जो फॉर्मूला बना वो बना k m a। हाँ, डायमेंशन का एक लिमिटेशन कि इस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट डायमेंशनलेस है, डायमेंशन की कहानी में आता ही नहीं। हाँ, पर इसके बाद आप ये श्योर हो गए कि फोर्स मास पे डायरेक्टली डिपेंड करता होगा, फोर्स एक्सेलरेशन पे भी डायरेक्टली डिपेंड करता होगा, और क्वेश्चन बन गया, काम खत्म। तो आपका हो गया सर k की वैल्यू भी नहीं आई, इतना लंबा करके क्या फायदा, दिखाते हैं फायदा। अभी क्वेश्चन चेंज कर देंगे, क्वेश्चन चेंज होते ही फायदा आपको दिखाई पड़ जाएगा। चलिए आपको फायदा दिखा, फायदा, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल executing simple harmonic motion depends upon, क्या आ गया, नई चीजें आ गई, depends upon mass of particle, amplitude of particle, amplitude of particle and displacement of particle and angular velocity of particle। अब आप एनर्जी का एक्सप्रेशन बताइए, ठीक है। मास पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पे डिपेंड करती है। फॉर्मूला नहीं पता, अब लगा, अब देखो यूज, तुमने आज तक एसएचएम नहीं पढ़ा, सिंपल हार्मोनिक मोशन ये चैप्टर तुमने नहीं पढ़ा, तुम ये कुछ नहीं जानते, फिर भी फॉर्मूला निकाल दोगे। लेट एनर्जी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर x, लेट एनर्जी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर y, लेट एनर्जी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा की पावर z। E is equals to k m की पावर x, a की पावर y, ओमेगा की पावर z। और k कैसा होगा, डायमेंशन लेस, हमने खुद से माना है। आओ इधर कुछ चीजों के डायमेंशन आपको बताए जाएं। E तो सबको पता चल गया, एनर्जी है, तो एनर्जी का डायमेंशन सबको पता है। जो वर्क का डायमेंशन होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का डायमेंशन mLT-2, डिस्प्लेसमेंट L, तो mL² T-2। m हमारा मास है, तो मास का डायमेंशन तो m,
ए एम्पलीट्यूड। बच्चों एम्पलीट्यूड क्या होता है कि कितनी दूर गया मीन पोजीशन से। एम्पलीट्यूड मतलब कितनी दूर गया, कितना ऊपर कितना नीचे, है ना, कितना ऊपर कितना नीचे। तो एम्पलीट्यूड मतलब लेंथ होता है, डिस्टेंस होता है, तो एल। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता है, और इसके लिए भी ये समझ लो कि ये 1/t होता है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी 1/t, या तो इसका फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन रेडियस, ऐसे समझ लो। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और रेडियस क्या होता है, एल से एल कैंसिल, तो 1/t। तो अभी तुम याद कर सकते हो कुछ दिनों के लिए कि एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन जो होता है वो 1/t आता है। पिछले क्लास में भी इसको मैंने पढ़ाया था, क्वेश्चन कराया था, 1/t आता है। चलो तो सबके डायमेंशन मिल गए, यहाँ पे पुट करो। एनर्जी mL2t2। k कैसा क्वांटिटी है बच्चों, k बच्चों डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। m मास है, तो मास की पावर x। a एम्पलीट्यूड मतलब लेंथ, लेंथ की पावर y। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी 1/t की पावर z। m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर 2, m की पावर x, l की पावर y, t की पावर -j। आइए कंपेयर करें। बेस m पावर 1 पावर x, मतलब x किसके इक्वल हो गया, 1 के। बेस l पावर 2 पावर y, मतलब y किसके इक्वल हो गया, 2 के। बेस t पावर 2 पावर -z, तो -z किसके इक्वल है, 2 के, तो z किसके इक्वल होगा, -2। तो वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू -2। पुट कर दो वैल्यूज को, बन गया फॉर्मूला है। E इज इक्वल्स टू k, कांस्टेंट की वैल्यू तो नहीं पता चल सकती, ये लिमिटेशन है डायमेंशन का, यही एक प्रॉब्लम है। बाद में पढ़ोगे आप कि डिफेक्ट क्या थी डायमेंशन एनालिसिस में, यही डिफेक्ट थी। m की पावर x यानी m की पावर 1, एम्पलीट्यूड की पावर y यानी एम्पलीट्यूड की पावर 2, ओमेगा की पावर z यानी ओमेगा की पावर -2। कुछ गलती हुई है, अच्छा ये वर्क का डायमेंशन t की पावर -2 रहता है, तो t की पावर -2, तो -z इज इक्वल्स टू -2, तो z इज इक्वल्स टू +2। यहाँ पे गलती कर दिया ना तुमने, वर्क का डायमेंशन देखो ml² t की पावर -2 होगा ना, वो मैंने देखा फॉर्मूला गलत आ रहा था लास्ट में। तो E इज इक्वल्स टू k m a² ओके। अब मान ले तू पेपर दे रहा है, तेरे को फॉर्मूला नहीं याद है, आपसे पूछा कि हमने किसी बॉडी के मास को 4 गुना किया तो उसकी एनर्जी कितने गुना बढ़ेगी, ये वाली एनर्जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब ऑसिलेशन वाली, मतलब पेंडुलम वाली, तो कैसे पता लगाओगे, तो यहाँ से आप फॉर्मूला बनाओगे, देखोगे एनर्जी मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मास डबल करेंगे तो एनर्जी डबल होगा। किसी ने आपसे बोला कि हमारे पास कोई पार्टिकल है जो ऐसे ऐसे ऑसिलेशन कर रहा, उसके एम्पलीट्यूड को हमने 2 गुना बढ़ाया, तो एनर्जी कितने गुना बढ़ेगी, तो आपने फॉर्मूला डिराइव किया, देखा एनर्जी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। अगर एम्पलीट्यूड को 2 गुना करेंगे तो एनर्जी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4 गुना बढ़ेगी। तो ये सब बच्चों यूजेस है कि चैप्टर भी नहीं पढ़ा, कुछ जानते भी नहीं थे, सिर्फ डायमेंशन में खेल खेल कर आपने किसी भी चीज का फॉर्मूला बना दिया। तो यार ये तो कुछ आसान थे, एक बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेते हैं इसी का। तो एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जो कि एग्जाम में बहुत आता है। हमसे बोला कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर force on a falling spherical object of radius r, डरना नहीं है बस, ठीक है, in a fluid of density rho and viscosity coefficient eta। भैया क्लास 11th आ गई, नई नई चीजें तो आनी ही थी। अब आपको फोर्स निकालना है एक स्फीयर विथ स्पीड v, और यहाँ डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, in a fluid with viscosity coefficient
ईटा विद स्पीड v। तो एक स्फेरिकल बॉल है जो कि एक फ्लूइड में नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब सोचो पानी के अंदर तुम एक स्फेरिकल बॉल की चीज की छोड़ो, थोड़ी भारी हो, ऐसा नहीं बहुत हल्की हो, तो पहले तेजी से अंदर जाती है फिर धीमी हो जाती है। नहीं देखते हो कि पानी के अंदर सिक्का छोड़ो, पहले तेजी से गया फिर ऐसे ऐसे, और गोल चीज छोड़ो तो थोड़ी देर स्पीड में जाएगी फिर धीमी होकर कांस्टेंट स्पीड से नीचे जाती है। जैसे बारिश की बूंदें जब हम तक आती हैं तो बच्चों बारिश की बूंदों की स्पीड क्या हमारे सर पे लड़ के बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, बारिश की बूंद कहाँ से गिर रही है? आसमान से, वहां से क्लाउड से। क्लाउड से यहाँ तक का डिस्टेंस इतना ज्यादा है तो ग्रेविटी उसको खींच रही है तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, पर उसकी स्पीड इतनी नहीं बढ़ती कि हमारे सर पे मार के सर में छेद कर दे, क्योंकि उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो एयर एक फ्लूइड है उसमें गिर रहा है और पानी की ड्रॉप स्फेरिकल जैसी है। तो ये एक लॉ है फिजिक्स का जो बोलता है कि कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जब किसी फ्लूइड में, एयर में, लिक्विड में, गैस में, लिक्विड में जब नीचे गिरता है कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट तो उसकी स्पीड कुछ समय बाद कांस्टेंट हो जाती है, और उस कांस्टेंट स्पीड को उन्होंने बोला है v, या इसका एक नाम भी बच्चों फिजिक्स में रखा गया है टर्मिनल वेलोसिटी। अभी मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रहा ये, ठीक है। एनीवेज स्पीड है वो किस तरह की। हमसे कहा है आप उस बॉल पे लगने वाली फोर्स का फॉर्मूला बताइए। देखो जब बॉल फ्लूइड में नीचे गिरेगी तो फ्लूइड उसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, तभी तो उसकी स्पीड कम होगी। भाई पानी के अंदर कॉइन डालते हो तो उसको अपथ्रस्ट मिलता है, और उसी अपथ्रस्ट की वजह से उसकी स्पीड धीमे धीमे कम हो जाती है। तो हमसे वो फोर्स पूछिए जो फोर्स उसके ऊपर लग रही है। अच्छा छोड़ो यार, अपने को तो डायमेंशन से मतलब है। चल, तो फोर्स डिपेंड करती है रेडियस पे, तो रेडियस की पावर मान ली x। फोर्स डिपेंड करती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कोफिशिएंट ईटा, इसकी पावर मान ली y। इसको ईटा पढ़ते हैं बच्चों, ईटा मारने वाला ईटा नहीं रे और फोर्स डिपेंड कर रही स्पीड पे, तो स्पीड की पावर मान लो z। F is equals to k r की पावर x, ईटा की पावर y, वेलोसिटी की पावर z। देखो अगर तुम्हें कुछ नहीं भी पता होता तो पता था कि फोर्स डिपेंड कर रही है रेडियस पे, ईटा पे और। अच्छा भाई, तो फोर्स का डायमेंशन तो सबने याद कर लिया है, mlt-2। r बच्चों रेडियस है, रेडियस मतलब लेंथ, तो l। ईटा का डायमेंशन क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका डायमेंशन क्या होगा ना। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है ईटा। ईटा का डायमेंशन बच्चों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। तो ईटा का डायमेंशन निकालने के लिए आपको मैं थोड़ा सा एक ट्रिक बताता हूं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। मान लो यही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन बताओ। तो इसके लिए एक फॉर्मूला नोट करो, F is equals to ईटा A डेल्टा B by डेल्टा Z। F फोर्स है, A एरिया है, वेलोसिटी डिस्टेंस। F फोर्स, एरिया, वेलोसिटी, डिस्टेंस। यहाँ से ईटा का फॉर्मूला बनाओ, ईटा is equals to F into डेल्टा Z अपॉन एरिया into डेल्टा B मतलब वेलोसिटी। फोर्स का डायमेंशन बच्चों mlt-2, z डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए l रख दो, a एरिया है, एरिया के लिए l स्क्वायर, और ये वेलोसिटी है मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो l by t। ये t ऊपर चला जाएगा तो m l स्क्वायर, t ऊपर गया -2 ऊपर जाके +1 -1 अपॉन l क्यूब। तो बच्चों क्या बनेगा m, और ये ऊपर जाएगा l की पावर -1 t की पावर -1। ये बच्चों ईटा का डायमेंशन होता है। तो जितने बच्चों को ये समझ में आया वेल एंड गुड। मैंने बताया फोर्स इज इक्वल्स टू ईटा a डेल्टा b बाय डेल्टा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पॉपुलर है, मतलब सीधा सीधा बोल देता है कई बार इसी का डायमेंशन निकालो, तो उसको सिखा रहे हैं साइड में, इंपॉर्टेंट सवाल है तो F इज इक्वल्स टू ईटा a डेल्टा b बाय डेल्टा z। F फोर्स है, a एरिया है, वेलोसिटी और ये डिस्टेंस। यहाँ से ईटा इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा F into डेल्टा z अपॉन एरिया into वेलोसिटी। फोर्स का डायमेंशन mlt-2, z का l, एरिया का l स्क्वायर, वेलोसिटी का l by t। t ऊपर गया, t की पावर -2 +1 -1 और ये l स्क्वायर नीचे l क्यूब ऊपर गया m l -1 t माइनस। तो चाहो तो ईटा का डायमेंशन आपसे याद रखना m1 l -1 t माइनस। cos t का डायमेंशन होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, से डायमेंशन क्या बन जाएगा L बराबर T, ठीक है। तो यहाँ रख देते हैं फोर्स की जगह रखा है mlt-2, K डायमेंशनलेस है, R है L की पावर x हो गया, ईटा है m की पावर 1 L की पावर -1 T की पावर -1 की पावर y, और वेलोसिटी है L by T की पावर z।
तो m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2। अब देखो l की पावर x यहाँ से आएगा l की पावर -y और यहाँ से आएगा l की पावर z, यानी l की पावर x है -y और यहाँ से l की पावर z। भाई बेस सेम है तो पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है, यहाँ -y यहाँ से। अब m को देखो, m के पास एक ही पावर है m की पावर y, और t को देखो, t की यहाँ से आएगी -y और यहाँ से t ऊपर जाएगा -z हो जाएगा, t की पावर z है ऊपर जाएगा t की पावर -z, तो t की पावर -y -z, इसको यहाँ ऊपर लिखते हैं m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2 l की पावर x -y प्लस z। फिर से देखो l की पावर x l की पावर -y l की पावर z, बेस सेम है, पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी साइन है। m की पावर सिर्फ y, m एक ही बार है, t की पावर यहाँ से -y और यहाँ से t ऊपर गया -1 और पावर z है, यानी यहाँ से -y यहाँ से -z, तो t की पावर -y -z। अब कंपेयर करना है तो ऐसा कंपेयर करो कि जल्दी आंसर आए। पहले m को कंपेयर कर लो, एक ही वैल्यू है, तो m की पावर 1 m की पावर y, तो y की वैल्यू हो गई 1। अब t को कंपेयर कर लें, क्योंकि y पता है तो z पता चल जाएगा, t की पावर -2 t की पावर -y -z, तो -2 इज इक्वल्स टू -y -z, -2 इज इक्वल्स टू -1 -z, z को इधर ले आओ, -1 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 1, तो z की वैल्यू भी फाइनली आ गई 1। अब l को कंपेयर करो, l की पावर उस तरफ है 1, इस तरफ है x y प्लस z, तो 1 इज इक्वल्स टू x y की वैल्यू 1, z की वैल्यू भी 1, 1 ने 1 को मार दिया तो x की वैल्यू भी 1 आई, तो रिजल्ट ये है कि x भी 1 y भी 1 z भी 1। उठा के यहाँ पुट कर दो तो आंसर मिल जाएगा, फॉर्मूला तैयार हो गया। F इज इक्वल्स टू k r की पावर 1 ईटा की पावर 1 वेलोसिटी की पावर 1। तो अब आप समझ गए जो फोर्स थी वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, विस्कोसिटी के कोफिशिएंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बिना कुछ जाने, बिना चैप्टर के बारे में जाने आपने फॉर्मूला निकाल दिया। बड़ा ही फेमस फॉर्मूला है, स्टोक्स थ्योरम बोलते हैं इसको, और स्टोक्स थ्योरम का फिजिक्स में और कोई प्रूफ भी नहीं, एक ही प्रूफ है, डायमेंशन एनालिसिस। मतलब जब स्टोक्स थ्योरम एग्जाम में आएगा जिस चैप्टर में है फ्लूइड में, और आपसे कहेगा प्रूफ करो स्टोक्स थ्योरम को, तो आपको यही अप्रोच यूज करनी पड़ेगी, उसका कोई और प्रूफ नहीं। ये एग्जाम्पल इसलिए कराया क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर पूछता है, तो उसको मैंने करा दिया। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए बोला आपसे कि याद रखो kg पर मीटर सेकेंड, ये याद रखना, kg पर मीटर, ऊपर मास नीचे l और t, मास l की पावर -1 t की पावर -1। तो ऐसे करने हैं डायमेंशन में फॉर्मूला बनाने वाले सवाल। अब आपको मैं लास्ट में एक सवाल और करा देता हूँ जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही फेमस है, और उसमें थोड़े वेरिएबल्स अलग अलग आएंगे, तो आइए उसको समझते हैं। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, कई बच्चे कमेंट करने लगेंगे आपने गलत लिखा है, डिपेंड्स अपॉन लेंथ, ठीक है, जो लेंथ होती है पेंडुलम की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मास ऑफ बॉब। ठीक है, कई बच्चे कमेंट करेंगे सर मास ऑफ बॉब पे वो डिपेंड नहीं करता है, हमें नहीं पता ना, हमसे किसी ने कहा ऐसा होता है, तो हम ढूंढने जा रहे हैं कि क्या निकलेगा। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा सिंबल G, इसके लिए सिंबल M और लेंथ के लिए सिंबल स्मॉल l। तो मैंने बोला टाइम पीरियड के लिए यूज करूंगा T, तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L की पावर x, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G की पावर y, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M की पावर z। फॉर्मूला बनेगा T इज इक्वल्स टू K L की पावर x, G की पावर y, M की पावर z। साइड में आके डायमेंशन, T टाइम है, टाइम के लिए तो T ही होगा, टाइम पीरियड 4 सेकंड 10 सेकंड तो टाइम, L लेंथ है तो इसके लिए L, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, यही तो होता है।
फिर आया m मास है तो मास के लिए कैपिटल M। आइए पुट करें, t के लिए पुट किया t, k डायमेंशनलेस होता है, हमने खुद से अज्यूम किया है, l की पावर x, g l अपॉन t स्क्वायर की पावर y, m की पावर z। अब देखो इस तरफ m और l नहीं है तो मैं बना लूंगा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, नहीं है तो पावर 0 करके बना लिया। अब l की पावर x और यहाँ से आएगा l की पावर y तो हो गया x प्लस y, t ऊपर आएगा -2 और पावर y तो t की पावर -2y और m की पावर z। कंपेयर कर लेंगे, सबसे पहले m को कंपेयर किया m से, m की पावर 0, m की पावर z, मतलब z की वैल्यू आ गई 0, यानी m की पावर 0 मतलब 1, मतलब m पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता, m की पावर 0 रखोगे ये 1 हो जाएगा और ये भाग जाएगा, तो ये भी फायदा है, पता भी चल जाता है किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। फिर आते हैं t पे, t की पावर -2y, t की पावर 1। देखो मैं इसलिए t लिया कि एक ही इसमें वैल्यू है तो कंपेयर हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल्स टू -2y, तो y इज इक्वल्स टू -1/2, कोई बात नहीं। फिर आते हैं l पे, l की पावर x प्लस y, l की पावर 0, तो 0 इज इक्वल्स टू x प्लस y, इसका मतलब x की वैल्यू होगी -y और y की वैल्यू -1/2, तो x की वैल्यू 1/2। तो तीनों वैल्यू मैं यहाँ लिख लेता हूँ, x की वैल्यू आई है 1/2, y की वैल्यू आई है -1/2 और z की वैल्यू आई है 0। तो आइए यहाँ पे पुट करते हैं तीनों वैल्यूज को, तो t इज इक्वल्स टू k, l की पावर x यानी हाफ, g की पावर -हाफ और y की वैल्यू देखो कितनी है -हाफ, और m की पावर z, z कितना है 0, तो m की पावर 0 1, ये तो गायब हो गया, k l की पावर हाफ, g की पावर -हाफ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ k l की पावर हाफ अपॉन g की पावर हाफ, इसको नीचे लेंगे। अब देखो किसी चीज की पावर 1 लिखी हो तो ठीक है, स्क्वायर लिखी हो तो स्क्वायर है, 3 लिखी हो तो क्यूब है। किसी चीज की पावर हाफ का मतलब क्या होता है बच्चों? हाफ का मतलब होता है अंडर। किसी चीज की पावर हाफ मतलब जैसे 2 लिखते हैं तो स्क्वायर, 3 लिखते हैं तो क्यूब, तो पावर जब हाफ कर दी तो अंडर। मान लो लिखा होता है l की पावर 1/3 तो क्यूब रूट ले लेते हैं, तो l की पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो हम लिखेंगे k अंडर रूट l अंडर रूट g मतलब अंडर रूट l/g। और अगर आप लोग को याद हो तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला यही होता भी है, 2 पाई अंडर रूट l/g। अब आप खफा हैं कि ये k आया ये 2 पाई, तो हमारी गलती नहीं है, डायमेंशन की गलती है, डायमेंशन कांस्टेंट की वैल्यू नहीं प्रेडिक्ट कर पाता, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है, अभी अगले वीडियो पे लाएंगे, उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी जेईई नीट लेवल के बहुत से क्वेश्चंस के कराने हैं, अभी बहुत कुछ, अभी सिर्फ बेसिक्स है। तो अगर आप बुक्स ले आए हैं तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए क्वेश्चन, वरना वीडियो रिपीट करिए, इंटरनेट से क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए, डायमेंशंस के हर जगह अवेलेबल हैं, और थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगाइए। अभी सिर्फ बेसिक लेवल हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अच्छे सवाल लेके आएंगे। चलिए।